फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राघव अभी अभी ऑफिस से आया ही था कि तभी उसकी माँ शारदा देवी तमतमाती हुई बहू नैना के कमरे में आई और बोली, बेटा, अपनी पत्नी से पूछ, इस घर में रहना है या नहीं। महारानी दोपहर का खाना बनाकर माथे पर पट्टी बांधकर ऐसे पड़ी है जैसे पूरे कुनबे का खाना बनाया हो। अरे, मेरी बेटी ने थोड़ा सा काम क्या बता दिया, इस महारानी का तो ड्रामा ही खत्म नहीं होता। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। घर में प्यार था, अपनापन था और रिश्तों की बातें भी खूब होती थी। लेकिन उस घर की बहू के मन में धीरे धीरे एक ऐसी थकान जमा हो रही थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। नैना की शादी को 5 साल हो चुके थे। पति राघव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सुबह जल्दी घर से निकलकर शाम को लौटता था। घर में उसकी माँ शारदा देवी, पिता दीनदयाल जी और छोटी बहन रीतू रहती थी। रीतू की शादी हो चुकी थी, लेकिन पति से मनमुटाव के कारण वे पिछले कई महीनों से अपने 5 साल के बेटे आरव को लेकर मायके में रह रही थी। शुरुआत में नैना ने रीतू का बहुत साथ दिया, क्योंकि उसको भी लगता था कि उसकी ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं और उसे लगता था कि आखिर रीतू इस समय परेशान है और मायके ही उसका सहारा है। आरव भी नैना से बहुत घुल मिल गया था और नैना भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे रीतू को नैना की मदद की आदत पड़ गई। लगभग हर सुबह वह तैयार होकर नैना के कमरे में आती और कहती, भाभी, आज जरा आरव को देख लेना, मुझे बहुत जरूरी काम है। नैना बिना सवाल किए बच्चे को संभाल लेती। लेकिन रीतू के 2 घंटे अक्सर 6-7 घंटे में बदल जाते। कभी वह बाजार चली जाती, कभी सहेली के पास, कभी किसी काम का बहाना बना देती। नैना पूरा दिन आरव को संभालने के साथ घर का काम भी करती। उसने एक दिन हिम्मत करके रीतू से कहा कि उसके भी कुछ काम होते हैं। तो रीतू हंसकर बोली, भाभी, आप तो घर पर ही रहती हो, मेरा इतने भी काम नहीं कर सकती क्या। नैना कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे एक छोटी सी चोट जरूर रह गई। घर में जब भी वे अपनी परेशानी बताती, शारदा देवी तुरंत कह देती, बहू, रीतु इस घर की बेटी है, अगर तुम उसका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। नैना हर बार सिर झुका लेती। उसे लगता था कि शायद परिवार में रहने के लिए कुछ बातें सहनी पड़ती हैं। एक दिन सुबह से ही नैना की तबीयत खराब थी, सिर भारी था, शरीर में कमजोरी थी और हल्का बुखार भी था। उसने किसी तरह घर का काम किया और दोपहर होते होते उसकी हालत और बिगड़ गई। वह कमरे में लेट ही रही थी कि रीतू तैयार होकर वहां आ गई। उसके हाथ में मोबाइल और पर्स था। उसने सहजता से कहा, भाभी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, आरव को देख लेना, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। नैना ने उस दिन पहली बार साफ मना कर दिया। उसे धीमी आवाज में कहा, रीतू, आज मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम आरव को साथ ले जाओ। रीतू को जैसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने कहा, भाभी, आज ही क्यों, रोज तो आप देखती हो। नैना ने जवाब दिया, रोज देखती हूँ, लेकिन आज मैं खुद ठीक नहीं हूँ। रीतू बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद शारदा देवी गुस्से में कमरे में आई। उन्होंने कहा, बहू, रीतू को तुमने बच्चे के लिए मना कर दिया। नैना ने समझाने की कोशिश की कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन सास ने उसकी बात सुनने के बजाय कहा, तुम्हें घर की जिम्मेदारी से ज्यादा अपना आराम प्यारा है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार थोड़ा दृढ़ होकर कहा, माँ जी, मैं आराम के लिए नहीं कह रही, मैं सच में बीमार हूँ। अगर मैं बच्चों को संभालते हुए खुद गिर गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। उसकी बात सुनकर शारदा देवी और नाराज हो गई। तभी ऋतु भी वहां आ गई और बोली, माँ, रहने दो, अगर भाभी को इतनी परेशानी है तो मैं ही देख लूंगी। उसकी आवाज में शिकायत थी। नैना को सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर उसकी तबीयत कितनी खराब है। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। शाम को राघव घर लौटा तो उसने देखा कि नैना के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने माथे पर हाथ रखा तो नैना को बुखार था। राघव ने तुरंत पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नैना ने कहा, तुम परेशान हो जाते इसलिए नहीं बताया। तभी बाहर से शारदा देवी की आवाज आई, बेटा, अब अपनी पत्नी से पूछना कि उसे घर में रहना है या नहीं। राघव ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन उसे ये अंदाजा जरूर हो गया था कि नैना की चुप्पी के पीछे कोई बड़ी बात छिपी है। उसने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, नैना, आज जो भी हुआ है मुझे सब बताना। नैना ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसे डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो घर में फिर कोई नया झगड़ा हो खड़ा होगा। मगर उसे क्या पता था
कि उस रात पहली बार राघव उसकी खामोशी को समझने वाला था। राघव कुछ देर तक नैना के पास बैठा रहा। उसने दोबारा पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? नैना ने धीरे से कहा, डर किसी बात का नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में झगड़ा हो। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम सिर्फ घर बचाने के लिए चुप रहोगी, तो वह घर नहीं तुम्हारी मजबूरी होगी। ये सुनकर नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे धीरे पिछले कई महीनों की सारी बातें राघव को बता दी। कैसे रितु रोज आरव को उसके पास छोड़कर चली जाती थी, कैसे उसका अपना सारा काम रुक जाता था और कैसे हर बार उसकी परेशानी को ये कहकर टाल दिया जाता था कि वह तो घर पर ही रहती है। राघव चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। फिर वह कमरे से बाहर गया। वहां शारदा देवी और रीतु बैठी थी। राघव ने माँ से पूछा, माँ, अगर नैना की तबीयत खराब थी तो आपने उसे आरव को संभालने के लिए क्यों कहा? शारदा देवी बोली, बेटा, मैंने तो सिर्फ घर की जिम्मेदारी समझाई थी। राघव ने कहा, जिम्मेदारी किसकी है माँ? आरव की माँ रीतु है या नैना? घर में सन्नाटा छा गया। रीतु ने धीमे से कहा, भैया, मैं मानती हूँ कि मैं कई बार आरव को भाभी के पास छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे लगा भाभी को कोई परेशानी नहीं है। राघव ने कहा, परेशानी थी रीतु, बस उन्होंने कभी तुम्हें बताई नहीं। ये सुनकर रीतु की आंखें झुक गईं। तभी दीनदयाल जी भी वहां आ गए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, राघव सही कह रहा है। मैंने कई बार देखा है कि नैना सुबह से रात तक काम करती रहती है, लेकिन घर में शायद किसी ने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वह थकती भी है या नहीं। शारदा देवी पहली बार चुप हो गई। उनकी आंखों के सामने शायद उन सारे दिनों की तस्वीरें घूमने लगी, जब नैना बिना शिकायत किए सबकी सेवा करती रहती। राघव ने माँ से कहा, माँ, किसी बहू का शांत रहना इस बात का सबूत नहीं होता कि उसे दुख नहीं होता। कभी कभी वह इसलिए चुप रहती है क्योंकि वह घर टूटते नहीं देखना चाहती। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नैना को आवाज दी। नैना धीरे धीरे बाहर आई। शारदा देवी ने कहा, बहू, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैंने तुझसे बहू की तरह काम तो लिया, लेकिन बेटी की तरह तेरी थकान नहीं समझी। नैना कुछ नहीं बोली। सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दे। नैना ने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे आपसे लड़ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि जब मैं थक जाऊं तो मुझे आराम करने दिया जाए। शारदा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, अब ऐसा ही होगा। रीतु भी नैना के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाभी, मैंने आपकी अच्छाई को अपना हक समझ लिया। जब आप हर बार हाँ कहती थी तो मुझे लगता था कि आप खुश होकर कह रही हैं। मैंने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि शायद आप सिर्फ मुझे दुखी नहीं करना चाहती। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रीतु, मुझे आरव से कभी परेशानी नहीं थी। मुझे सिर्फ इस बात से दुख था कि मेरी मदद को मेरी जिम्मेदारी समझ लिया गया। रीतू ने उसी समय कहा, अब ऐसा नहीं होगा भाभी, आरव मेरा बेटा है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। अगले दिन से सच में घर का माहौल बदलने लगा। रीतू जब कहीं जाती तो आरव को अपने साथ ले जाती। कभी सच में जरूरत पड़ती तो पहले नैना से पूछती और अगर नैना मना कर देती तो बिना बुरा माने खुद बच्चों को संभालती। शारदा देवी भी अब नैना के काम को समझने लगी थी। एक दिन नैना सिलाई मशीन पर बैठी थी तो सास ने उसके लिए चाय लाकर रख दी और बोली, बहू, तू अपना काम कर, आज रसोई मैं संभाल लूंगी। नैना ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर में उसकी चिप्पी को उसकी जिम्मेदारी समझ लिया गया था, उसी घर में अब उसकी थकान को भी कोई समझने लगा था। कुछ दिन बाद रीतू अपने पिता के पास वापस जाने लगी। जाने से पहले उसने नैना को गले लगाया और कहा, भाभी, आपने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि मुझे एक जरूरी बात सिखाई है कि रिश्तों में प्यार के साथ सीमा और सम्मान भी जरूरी होता है। नैना मुस्कुरा दी। शाम को राघव उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है नैना, वो दिन तुमने पहली बार अपने लिए ना कहा था और मुझे लगा था कि घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, लेकिन उसी ना ने हमें एक दूसरे को समझना सिखा दिया। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी ना कहना रिश्ते तोड़ना नहीं होता राघव, बल्कि रिश्तों को सही जगह देना होता है। और शायद यही उस घर की सबसे बड़ी सीख थी। बहू का चुप रहना उसकी कमजोरी नहीं होती। ननद का मायके आना उसका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन किसी और की जिंदगी को अपनी सुविधा बना लेना अधिकार नहीं। घर तभी घर बनता है जब उसमें सिर्फ बहू की जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को भी जगह होती है। क्योंकि जिस दिन घर का सबसे शांत इंसान बोलना शुरू कर देता है,
उस दिन अक्सर घर की बहुत सी पुरानी गलतफहमियां खुद ब खुद टूट जाती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आपके लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।